पिछले अध्याय में आपने देखो क्यूबा संकट के बारे में पढ़ा और अप्रोच का सिद्धांत आपने देखा। अब बात आती है आपके कि हमने पहले भी चर्चा की इस पर पिछले अध्याय में भी कि महाशक्तियां जिनके पास में अपार आणविक हथियार थे, बड़ी सेनाएं थी, अस्त्र शस्त्र थे, ये सब कुछ होते हुए भी महाशक्तियों को गुट बनाने की क्या आवश्यकता थी, छोटे देशों को अपने में मिलाने की क्या आवश्यकता थी। इन महाशक्तियों के पास में हथियारों का इतना जखीरा था कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अगर छोटे देश मिलकर के भी इनका सामना करें तो भी वो इनको नहीं हरा सकते थे। ये सब होते हुए भी महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने में सम्मिलित क्यों किया, क्या कारण है? तो देखो, महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, छोटे देशों को अपने समूह में सम्मिलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या यूं भी कह सकते हैं अथवा आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है कि छोटे देश महाशक्तियों के लिए किस प्रकार उपयोगी थे, छोटे देश महाशक्तियों के लिए किस प्रकार बड़े काम के थे। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। तो देखो, इसके चार कारण हैं। महाशक्तियों को अपना गुट बनाने के लिए जरूरत निम्न कारणों से पड़ी। पहले पढ़े, महाशक्तियों को अपना गुट बनाने के लिए की जरूरत निम्नलिखित कारणों से पड़ी, अथवा ये पूछा जाए कि छोटे देश महाशक्तियों के लिए किस प्रकार काम के थे, किस प्रकार उपयोगी थे। तो यहाँ हमें कि छोटे देश महाशक्तियों के लिए निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी थे, निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण थे, निम्नलिखित प्रकार से काम के थे। तो इसके चार कारण थे जिसके कारण आपके महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने गुटों में सम्मिलित किया या गुटबाजी की, गुट बनाई। पहला कारण महत्वपूर्ण संसाधन। महाशक्तियां छोटे देशों से महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग कर सकती थी। अपने गुट में मिला करके अगर कोई देश महाशक्तियों के गुट में सम्मिलित होता है तो उस देश की जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग महाशक्तियां कर सकती थी। तेल है, जैसे उदाहरण के लिए तेल है, खनिज पदार्थ है, ये महाशक्तियां क्या कर सकती थी, उस देश में से खनन करके अपने देश के लिए उपयोग में ले सकती थी, अपने उपयोग में ले सकती थी। तेल का उपयोग अपने ऊर्जा स्रोतों को या ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकती थी, खनिजों से जो है अपने औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती थी। दूसरी बात, भूक्षेत्र या भूभाग, ये जो छोटे छोटे से देश थे उनके भूभाग इन महाशक्तियों के लिए बड़े काम के थे। कैसे कि इन भूभागों में जो अपने महाशक्तियां अपने हथियार और सेना को रख सकती थी, हथियार और सेना को रख सकती थी। यहां से अपने वहां से महाशक्तियां अपने देश से इन क्षेत्रों में हथियारों और सेना का संचालन कर सकती थी। इसलिए भी जो है ये देश महाशक्तियों के लिए काम के थे। तीसरी बात, सैनिक ठिकाने। इन छोटे देशों में महाशक्तियां क्या कर सकती थी, अपने सैनिकों का ठिकाना बना सकती थी, अपने सैनिक रख सकती थी, वहां पर सैनिक अड्डे बना सकती थी और सैनिक अड्डे बना करके अपने जो शत्रु देश है उस शत्रु देश को अपने निशाने पर ले सकती थी, उसके ज्यादा नजदीक पहुंच सकती थी, साथ साथ में अपने शत्रु देशों के यहाँ जासूसी भी जो है कर सकती थी। इसलिए भी जो है महाशक्तियों के लिए काम की थी। चौथा कारण है आर्थिक मदद। महाशक्तियों को इन छोटे देशों से आर्थिक मदद मिल जाती थी। कैसे कि मैंने पीछे बताया था कि छोटे देश अपना फायदा दे करके और फिर महाशक्तियों में सम्मिलित होते, और मैंने छोटे देशों के लिए 3 फायदे बताए थे और उन्हें प्रमुख फायदा बताया था कि छोटे देश अपने प्रतिद्वंदी या पड़ोसी देश से सुरक्षा का वादा लेते थे। इनको जो है महाशक्तियों से सुरक्षा का वादा मिल जाता था, इनको छोटे देशों को सुरक्षा का वादा मिल जाता था। तो महाशक्तियां क्या करती थी, इन छोटे देशों में अपने सैनिक रखती थी, सैनिक ठिकाने बनाती थी और इन देशों को आश्वासन दिया जाता था कि हमारी सेना आपकी सुरक्षा करेगी, और इसके बदले में
इन छोटे देशों से महाशक्तियां क्या करती थी, सैनिक सुरक्षा के बदले में महाशक्तियां पैसा लेती थी, आर्थिक मदद लेती थी। इस प्रकार ये चार ऐसे कारण थे जिन कारणों से जो है महाशक्तियों के लिए छोटे देश बहुत ही उपयोगी थे। विचारधारा के कारण भी देखो आपके ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल होने की जो निष्ठा थी उसके आधार पर भी, अपने प्रभाव शक्ति को बढ़ाने के आधार पर भी जो ये बड़े काम के थे। तो इस प्रकार अनेक कारण थे, लेकिन प्रमुख कारण आपके ये चार थे। और से कि महाशक्तियों के को छोटे देशों से महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त करते थे। महाशक्तियां इन भू क्षेत्रों में हथियार और सेना रख सकती थी। तीसरा कार्य सैनिक ठिकाने बनाए जा सकते थे यहाँ पर, और अपने पड़ोसी शत्रु जो थे उनकी जो है जासूसी ली जा सकती थी। और चौथा जो है छोटे देशों से महाशक्तियां आर्थिक मदद भी देती थी। तो ये चार प्रमुख कारण थे जिनके कारण जो है आपके छोटे देश महाशक्तियों के लिए बड़े काम के थे, बड़े उपयोगी थे। देखो आपके हालांकि महाशक्तियां दो गुटों में बटी हुई थी। एक आपके मैंने बताया था कि उदारवादी लोकतंत्र है और पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका को थे, और दूसरा समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था जो आपके सोवियत संघ है। ये थे आपके महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का उपयोग। अब है आपके CPT के दायरे। अगला पॉइंट है आपका CPT के दायरे। CPT के दायरे, दायरे का मतलब चित्र हो गया। तो देखो आपके CPT के समय देखो अनेक संकट आए, दुनिया के देश आपस में जो है संघर्षरत रहे, और जो आपके इन महाशक्तियों के रूप में समझे जो छोटे देश थे उन छोटे देशों में युद्ध भी हुई, खूनी संघर्ष भी हुई, खूनी लड़ाइयां भी हुई। इन संघर्षों की बात देखें तो इन संघर्षों में देखो आपके जो छोटे देश थे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, और उन छोटे देशों की लड़ाइयों में महाशक्तियां भी आमने सामने रही। लेकिन तीसरा जो विश्व युद्ध है वो नहीं हुआ, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बचती रही। दोनों महाशक्तियां देखो आपके कब है, दोनों महाशक्तियां आपके एक तो आपके कोरिया संकट जो आपके 1950 से लेकर के और 1953 तक चला। 1950 से 1953 उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया संघर्ष चला। तो इस संघर्ष में भी जो है महाशक्तियां क्या हुई, आमने सामने हुई। दूसरा जो आपके बर्लिन संकट, हाँ जर्मनी आपके पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी विभाजन हो गया। दोनों जर्मनी, जो एक जर्मनी का पश्चिमी जर्मनी का भाग आपके किसमें मिला हुआ था, कौन से गुट में था, पूंजीवादी गुट में, अमेरिकी गुट में, और पूर्वी जो जर्मनी था उसका जो आपके पूर्वी जर्मनी था वो जो आपके सोवियत संघ में सम्मिलित था, पूर्वी गुट में सम्मिलित था। तो इनमें भी संघर्ष चला। और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का जो संघर्ष था उसमें प्रमुख रूप से आपके दोनों महाशक्तियां आमने सामने हुई। ये जो आपके संकट उत्पन्न हुआ ये आपके 1958 से 1962 तक रहा। 1958 से 1962। इसके बाद में आपके कांगो संकट, ये संकट जो आपके कब हुआ, 1962 के दशक में शुरू हुआ। 1962 का दशक, 1962 में 1960 का दशक, सॉरी 1962 का समय, 1960 का दशक का सबका समय 1960 से 1970। तो 1960 के दशक में जो आपकी ये शुरू हुआ, शुरुआत इसकी इस संकट में, ये भी लंबे समय तक चला। और इस समय भी जो आपकी महाशक्तियां आमने सामने रही। आपके मैंने बताया था भी कि आपके शीत युद्ध का जो प्रारंभ था हमने वो
क्यूबा संकट से क्या था, तो क्यूबा संकट भी हुआ, क्यूबा संकट, कोरिया संकट, बर्लिन संकट, कांगो संकट, तो ये भी संकट थे जिनके समय महाशक्तियां जरा आपके आमने सामने हुई। इसके अलावा अनेक ऐसे अवसर आए, अनेक ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिनमें सीधे सीधे जो है दोनों महाशक्तियां मुठभेड़ की स्थिति में आई। कौन सी स्थिति में आई? मुठभेड़ की स्थिति में आई। लेकिन आपके दोनों खेमों के बीच में वो आपके तीसरा विश्व जो है वो नहीं हुआ। तो देखो आपके तीसरा विश्व नहीं हुआ। अब आता है कि आपके जैसे शीत का जो दायरा है, दायरे की बात की तो शीत के दायरे से क्या अर्थ होता है? शीत के दायरे से का अभिप्राय, शीत के दायरे का अभिप्राय है ऐसे क्षेत्रों से है, दोनों गुटों के ऐसे क्षेत्रों से है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए। विरोधी खेमे यानी सोवियत खेमा और दूसरा जो आपके पूंजीवादी अमेरिकी खेमा, या यूं कह सकते हैं कि पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा, दोनों खेमों में ही खेमे का मतलब होता है गुट। खेमे का मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं खेमा क्या होता है? खेमे का मतलब गुट। तो पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट में जो देश बटे हुए थे, उन देशों के बीच में अनेक आपके ऐसे संकट या ऐसे अवसर आए जब या तो युद्ध हुए या युद्ध होने की संभावना बनी, लेकिन बात एक हद से ज्यादा नहीं गई। एक हद कौन सी? कि तीसरा विश्व नहीं हुआ। तो शीत के दायरे से अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या फिर युद्ध होने की संभावना बनी, लेकिन बात एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी, अर्थात कि महाशक्तियां आपस में युद्ध नहीं कर पाई, अर्थात तीसरा विश्व नहीं हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? शीत का दायरा का लघु क्षेत्र, जहां पर जो आपके दोनों गुटों के देशों के बीच में संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या युद्ध होने की संभावना बनी, लेकिन बात एक अलग से आगे नहीं बढ़ी। जैसे कोरिया संकट था, ये शीत के दायरे में आता है। बर्लिन संकट है, आपके कांगो संकट है, ये आपके इसी क्षेत्र में आते हैं। और इसी समय देखो आपकी कोरिया है, वियतनाम है, आपके अफगानिस्तान, कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, कोरिया है आपके, इसके अलावा बोलते हैं तो देखो कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, ये तो ऐसे देश हैं जहां पर आपके आपसी टकराव हुए, युद्ध हुए और यहाँ पर जो आपके बड़ी जनहानि हुई, व्यापक जनहानि हुई। हालांकि ये सब होने के बावजूद भी विश्व तीसरे युद्ध से बचता रहा, मैं यही कहूंगा आपको। और वैमनसिक जो आपके विश्वव्यापी रहा, वैमनसिक शंका का वातावरण विश्वव्यापी रहा, संपूर्ण देश में उत्पन्न हुआ, संपूर्ण देश में रहा, लेकिन फिर भी जो आपके तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। महाशक्तियां देखो आपके राजनयिक संवाद जारी रखी और कई स्थितियां ऐसी आई जिनमें महाशक्तियों के बीच में आपसी जो संवाद है वो नहीं हुआ, आपसी संवाद नहीं हुआ। और आपसी संवाद न होने के कारण दोनों महाशक्तियों की गलतफहमियां बढ़ी, आपसी शंकाएं बढ़ी, आपसी जो भय का वातावरण था वो बढ़ा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी देखो आपके कई मौके या कई अवसर ऐसे भी आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और आपके कुछ गहन संकटों को टालने में एक तीसरे गुट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक तीसरे गुट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दो गुट तो कौन कौन से थे आपके? सोवियत संघ वाला इधर और आपके संयुक्त राज्य अमेरिका वाला, ये दो गुट थे। इसके अलावा एक तीसरे गुट ने भी क्या किया? इन दोनों गुटों के बीच में जो संकट उत्पन्न हुए या जो आपके युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो उसको टालने की भूमिका निभाई। इस तीसरे गुट ने जो आपके शीत युद्ध को शीतल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये गुट आपके गुट निरपेक्ष देशों का समूह है। कौन सा गुट था? गुट निरपेक्ष देशों का समूह था। इस गुट निरपेक्ष देशों के समूह की जो आपके भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी कब? शीत युद्ध के दौर में। देखो आपके इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 प्रमुख देश थे जो इसके संस्थापक देश कहलाते हैं, जिसके बारे में अपन आगे इसी अध्याय में जो है आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हम शीत युद्ध के दायरे में चल रहे हैं तो इस दायरे की बात
करता हूँ कि शीत युद्ध के दौरान जो आपके संकट उत्पन्न हुए उन संकटों में आपके जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश थे उन्होंने क्या भूमिका निभाई। तो इन गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों में आपके मैंने भी बताया कि भारत भी एक प्रमुख देश था, संस्थापक देश था और इसके प्रधानमंत्री या इसके नेता थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसने उत्तरी कोरिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो कोरिया संकट आया, इस कोरिया के बीच में आपके मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता का कार्य किसने किया? भारत ने किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने किया। इसके अलावा देखो आपके कांगो संकट है, कांगो संकट देखा आपने भी। कांगो संकट के समय भी आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो इस प्रकार आपके जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के अन्य सदस्य देश थे उन्होंने भी जो है भारत के समान ही शीत युद्ध के दौर में ये जो आपके विरोधी गुट थे या विरोधी गुटों के देश थे उन देशों के मध्य जो टकराव हुए उन टकरावों को कम करने का कार्य गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने किया। इसके साथ ही महाशक्तियों ने भी देखो ये समझ लिया था क्या कि जो युद्ध है उस युद्ध को टालने में ही फायदा है। तो महाशक्तियां भी जो आपकी क्या कर रही थी, जो आपके तीसरा विश्व युद्ध है उसको टालने में लग रही थी और साथ साथ में महाशक्तियों ने ये भी समझ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी क्या जिम्मेदारी है? केवल युद्ध लादना या थोपना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि युद्ध को टालना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शांति व्यवस्था स्थापित करना भी महाशक्तियों की जिम्मेदारी है। ये बात भी महाशक्तियों ने समझ ली थी। हालांकि देखो आपके शीत युद्ध के दौर की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान जो गठबंधनों के बीच जो प्रतिस्पर्धा थी वो समाप्त नहीं हुई थी। होड़ जो थी आपके हथियारों की होड़ हो या दूसरे देशों को अपने में मिलाने की होड़ हो, ये होड़ आपके समाप्त नहीं हुई थी और इस कारण एक दूसरे के प्रति जो शंका का वातावरण है वो वातावरण भी बना हुआ था और इस वातावरण के कारण ही जो है इन देशों ने आपके हथियारों की भी भरपूर मात्रा में बनाई। दोनों महाशक्तियों में एक दूसरे के प्रति शंका का वातावरण होने के कारण हथियार भी बड़ी मात्रा में बनाए और हथियार बड़ी मात्रा में बनाने का परिणाम ये हुआ कि युद्ध की तैयारी जोरों से रखी आपके इन्होंने। अमेरिका ये सोच रहा था कि सोवियत संघ अगर हमारे से ज्यादा हथियार बना लेगा, ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो हमारे पर आक्रमण कर देगा। इधर सोवियत संघ ये सोच रहा था कि अमेरिकी गुटे या अमेरिका जो है ज्यादा हथियार बना लेगा और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, हमारे पर आ जाएगा। तो ये जो शंका थी उनमें दोनों में, ये शंका बनी रही और इस शंका के कारण इन्होंने बड़ी मात्रा में हथियार बनाए और ये हथियारों का जो सिलसिला है वो इस समय जारी रहा। दोनों महाशक्तियां जो आपके युद्ध की तैयारी में लगी रही और इस तैयारी में क्या कर दिया, दोनों महाशक्तियों के पास एक हथियारों का बड़ा जखीरा तैयार कर दिया। इस जखीरे से दोनों देशों के सामने संयम का माहौल उत्पन्न हुआ। दोनों देशों ने देखा कि अगर युद्ध हुआ तो इस युद्ध से बड़ी हानि होगी, इसलिए दोनों देशों के बीच में शंका भी थी। दोनों देश ये भी मान रहे थे कि विरोधी गुट आक्रमण नहीं करे, लेकिन अन्य किसी कारण से आक्रमण हो जाए या कोई घटना ऐसी घट जाए जिसको दूसरा समूह ये मान ले, आक्रमण मान ले और वो क्या करेगा, आक्रमण कर देगा तो बड़ी तबाही होगी और तीसरा विश्व छिड़ जाएगा। ऐसी शंका भी थी। जैसे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका ये सोच रहा था कि अगर सोवियत संघ ये आंदोलन कर ले कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में हथियार कम है तो वो आक्रमण कर सकता है। अर्थात हथियारों के आंकलन के आधार पर भी जो है महाशक्तियों में से कोई भी महाशक्ति क्या कर सकती है, आक्रमण कर सकती है या उनके सदस्य देशों का कोई देश दूसरे देश पर दूसरे के देश का आक्रमण कर सकता है और इस प्रकार जो है आपके तीसरा विश्व छिड़ सकता है। या फिर कोई सैनिक भी क्या कर सकता है, चालाकी कर सकता है और किसी हथियार को चला सकता है। जब सैनिक जो है चालाकी करके कोई हथियार, संयुक्त राज्य सोवियत संघ का सैनिक है और चालाकी करके कोई हथियार चला देता है, वो हथियार जो आपके अमेरिकी गुट के देशों में जाकर के गिर जाता है तो दूसरा समूह उसको क्या मानेगा, आक्रमण मानेगा। जबकि ये जो एक घटना थी, सैनिक द्वारा की गई चालाकी घटना थी।
दूसरा देश उसको क्या मान रहा है, आक्रमण मान रहा है। इसी प्रकार हो सकता है कि कोई ऐसी घटना भी घट सकती है जिसके कारण हथियार स्वतः संचालित हो जाए और वो दूसरे खेमे में जाकर के गिर जाए। तो ऐसे ये सब बातें इस बात को क्या के लिए थी, या ये सब बातें जो है इन दोनों गुटों में इस प्रकार की शंका उत्पन्न कर रही थी कि इन घटनाओं से आपस में क्या हो सकता है, दोनों गुटों में युद्ध हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, ये बड़ा विनाशकारी होगा। इस बात को भी लेकर के आपके सतर्क थे। तो ऐसे में इन दोनों देशों ने देखा कि हथियारों को क्या किया जाए, सीमित किया जाना चाहिए। तो दोनों देश आपके आपस में संशय में थे, प्रतिस्पर्धा में थे, हथियारों की होड़ में थे, लेकिन साथ साथ में दोनों ही महाशक्तियां हथियारों को सीमित भी करना चाहती थी। दोनों ही महाशक्तियां क्या करना चाहती थी, हथियारों को सीमित भी करना चाहती थी कि हथियारों पर रोक लगाई जानी चाहिए, अर्थात वो क्या चाहती थी, अस्त्र नियंत्रण करना चाहते थे। दोनों ही महाशक्तियां क्या करना चाहती थी, अस्त्र नियंत्रण करना चाहते थे। और अस्त्र नियंत्रण के लिए इन्होंने संवाद करना शुरू किया। अस्त्र नियंत्रण के लिए संवाद करना शुरू किया और दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया, निर्णय लिया कि जो है अस्त्रों को क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए, हथियारों की होड़ को कम किया जाना चाहिए। और इस प्रयास में सबसे पहले जो सफलता मिली वो सफलता आपके 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, 1960 के दशक के उत्तरार्ध 1960 के दशक के उत्तरार्ध में जो है आपके क्या हुआ, ये सफलता मिली इसको, दोनों महाशक्तियों को। पहले जब इन्होंने 1960 के दशक के उत्तरार्ध में दोनों पक्षों ने मिलकर के 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए, 3 अहम समझौते थे आपके, अहम 3 अहम समझौतों पर। इन्होंने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तब जो आपके अस्त्र नियंत्रण की जो आपके प्रयास है वो प्रारंभ हुए, शुरुआत मानी गई या इस प्रयास को महत्वपूर्ण माना गया। 1960 का दशक जो है अस्त्र नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण रहा। इस समय 3 अहम समझौते हुए। पहला समझौता क्या था आपके जो आपके वो पहला समझौता था आपके परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसके तहत आपके परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाया गया। दोनों देश इस बात के लिए तैयार हुए कि भविष्य में वो परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। दूसरा समझौता था आपके परमाणु अप्रसार संधि। कि परमाणु अस्त्रों का प्रसार नहीं किया जाएगा, परमाणु अस्त्रों का प्रसार करने से रोकने के लिए दोनों महाशक्तियां प्रयास करेंगी। तीसरा जो समझौता था महत्वपूर्ण, वो था आपके परमाणु प्रक्षेपास्त्र। परमाणु प्रक्षेपास्त्र, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, ये 3 समझौते जो आपके परिसीमन में सी बढ़ाएगा, परिसीमन सीमन आएगा, परिसीमन संधि। ये 3 प्रमुख ऐसे समझौते थे जिन समझौतों के द्वारा महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताएं की। और इन समझौतों के बाद भी जो आपके दोनों महाशक्तियों के बीच में कई दौर की वार्ताएं हुई और अस्त्र के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखने, पूर्ण नियंत्रण लगाने, अस्त्रों की जो मात्रा है, अस्त्र शस्त्रों की वो मात्रा कम करने पर जो आपके
साथ अस्त्रों के नियंत्रण पर भी जो है आपके प्रयास प्रारंभ हो। अब है आपके देखो गुटनिरपेक्षता, जिसके बारे में मैंने भी बताया था कि इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो दो ध्रुवीयता को चुनौती गुटनिरपेक्षता, यानी दोनों जो ध्रुव थे आपके पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, दो ध्रुवों में जो आपके विश्व बटा हुआ था शीत युद्ध के दौर में, इसको चुनौती देने का कार्य गुटनिरपेक्षता ने किया, गुटनिरपेक्षता ने किया। अब बात करते हैं यहाँ पर देखो गुटनिरपेक्षता क्या है। तो हम गुटनिरपेक्षता क्या है इसकी जगह हम ये देखेंगे गुटनिरपेक्षता क्या नहीं, अर्थात किसी गुट में सम्मिलित न होने की नीति को गुटनिरपेक्षता कहते हैं। किसी देश द्वारा दोनों गुटों से अलग रह करके, दोनों गुटों में न सम्मिलित होकर के दोनों गुटों के साथ जो आपके बराबर के रिश्ते रखना और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना गुटनिरपेक्षता का हिस्सा है। तो देखो आपके शीत युद्ध के समय हमने देखा था कि विश्व जो आपके दो गुटों में बढ़ रहा था और जो नव स्वतंत्र देश थे उनके सामने जो आपके अपनी स्वतंत्रता को खोने का खतरा था। शीत युद्ध के दौरान या 1945 के बाद में ब्रिटेन और फ्रांस से जो देश स्वतंत्र हो रहे थे, उन स्वतंत्र देशों के सामने ये खतरा था कि उनकी स्वतंत्रता पुनः खो जाएगी। कैसे कि अगर मान लो जो भी देश जैसे भारत जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ, उसने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन उसके स्वतंत्रता के समक्ष खतरा था क्या कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मिलित होता है तो अमेरिकी गुट का बन करके रह जाएगा, और अगर वो जो आपके सोवियत संघ में सम्मिलित होता है तो सोवियत संघ का सदस्य बन करके रह जाएगा और उसके जो संप्रभुता है वो समाप्त हो जाएगी। कैसे कि उसकी संप्रभुता सोवियत संघ के पास रह जाएगी, जैसे सोवियत संघ कहेगा, जैसे निर्देश देगा उसी के अनुसार रहना पड़ेगा। यानी कि भारत सोवियत संघ में मिल जाए या संयुक्त राज्य अमेरिका में मिल जाए तो उस गुट की जो नियम है, उसके जो सिद्धांत है, उन्हीं का क्या करना पड़ता है, गुट के सदस्य देशों को पालन करना पड़ता है। वो अपने स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण नहीं कर सकते। ऐसे में जो नव स्वतंत्र देश थे उनके समूह ये समस्या थी कि उनकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, वापस समाप्त हो जाएगी, कहीं वापस नहीं चली जाए। इसके लिए उन्होंने तीसरे विकल्प का प्रयास किया और तीसरे विकल्प के रूप में उन्होंने गुटनिरपेक्षता का अनुसरण किया, गुटनिरपेक्षता को चुना। इसके लिए गुटनिरपेक्षता के लिए सबसे जो प्रमुख प्रयास है वो यूगोस्लाविया, भारत और मिस्र ने किए। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो थे, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ये मित्र थे। तीनों क्या थे? मित्र थे। और इन्होंने सन 1956 में एक सफल बैठक की। सफल बैठक की इसके लिए अपने स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने और किसी गुट में सम्मिलित न होने की नीति की जो है आपके एक बैठक की, और इस बैठक में ये सहमत हुए कि हमें किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं रहना है, हमें जो है इन गुटों से अलग रहना है। ये इसका जो है उन्होंने बैठक करके निर्णय लिया। इसका जो है आपके इन दोनों ने समर्थन किया। किसने? इंडोनेशिया के सुपर्णो और घाना के ग्वामे एल्गोमा। तो इन्होंने जो है इसका समर्थन किया। इस प्रकार ये कुल पांचों देश मिलकर के, कितने देश? पांचों देश मिलकर के आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश कहलाए। संस्थापक देश, क्योंकि तीनों ने जो है बैठक की 1956 में, दोनों ने उसका समर्थन किया, ये भी इसमें सम्मिलित हो गए और उस बैठक का समर्थन करके उसे जो संधि थी या जो बातें की गई थी उसमें ये सम्मिलित हो गए। तो इस प्रकार ये पांचों देश जो आपके उन्होंने एक निर्णय लिया था अलग रहने का, निर्गुट रहने का, गुटनिरपेक्षता का। इसलिए इनको गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक देश माना जाता है। कौन कौन से? यूगोस्लाविया के जोसेफ आपके टीटो और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के आपके गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुपर्णो और घाना के ग्वामे एल्गोमा। अर्थात यूगोस्लाविया टीटो, भारत नेहरू, मिस्र नासिर, इंडोनेशिया सुपर्णो और
इस रूप में आपको इनको याद रखना है। तो इन पांचों ने जो है आपके माना जाता है। इसके साथ मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला जो है आपके सम्मेलन हुआ, पहला सम्मेलन इसका देखो आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन का इसका पहला सम्मेलन जो है आपके 1961 में 1956 में सफल बैठक की थी, इन्होंने समर्थन किया। और बाद में 1961 में जो आपके बेलग्रेड में इसका पहला जो आपके सम्मेलन हुआ, पहला सम्मेलन कब हुआ? बेलग्रेड में हुआ। और ये सम्मेलन कैसे हुआ, किसका परिणाम था ये सम्मेलन? तो ये सम्मेलन जो आपके 3 बातों का परिणाम था। कितनी बातों का परिणाम था? 3 बातों की परिणति। कितनी बातों की परिणति था? 3 बातों की जो आपके परिणति था। 3 बातें कौन कौन सी? पहली बात तो यह थी कि जो है आपके इन 5 देशों के बीच सहयोग किया जाए। पांचों देशों में सहयोग। पांचों देश एक दूसरे का सहयोग करना चाहते थे और सहयोग को बढ़ाना चाहते थे, और सहयोग को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई समझौता होना चाहिए, और इसके लिए ये समझौता हुआ उनके बीच में गुट निरपेक्षता का। दूसरा जो है आपके कारण था शीत युद्ध का प्रसार। शीत युद्ध का प्रसार, शीत युद्ध का प्रसार माने इसके और इसके दायरे। देखो शीत युद्ध के प्रसार से भी जो आपके 9 स्वतंत्र देशों के सामने ये समस्या होगी कि वो क्या करें। अगर किसी गुट में सम्मिलित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता चली जाएगी, वो स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। तो शीत युद्ध के प्रसार ने भी क्या किया, 9 स्वतंत्र देशों को एक अलग गुट बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसे गुट निरपेक्षता कहते हैं। तो गुट निरपेक्षता का जो है आपके शीत युद्ध के प्रसार का परिणाम था। तीसरी बात ये आपके अंतरराष्ट्रीय पटल पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। अंतरराष्ट्रीय बहुत से अफ्रीकी नव स्वतंत्र देश, यानी कि अफ्रीका के बहुत सारे देश जो आपके स्वतंत्र हुए, और वो स्वतंत्र जो देश हुए वो क्या चाहते थे, आपके अलग नीति चाहते थे। एक साथ अधिक स्वतंत्र देशों ने क्या किया, आपके किसी अन्य ग्रुप का जो है आपके समर्थन किया। इस सब की परिणति के परिणाम स्वरूप जो है आपके गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन है वो जो आपके आया, यानी तीसरा गुट बना। और तीसरा गुट निरपेक्षता कहलाता है, जो क्या था आपके दोनों महाशक्तियों से अलग था और ये सहयोग पर आधारित था, और सहयोग पर आधारित रहते हुए दोनों महाशक्तियों से बराबर दूरी बनाए रखना चाहता था। यहां पर मैंने बता दिया आज के गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो देश है, यूगोस्लाविया के टीटो, भारत के नेहरू, मिस्र के नासी, इंडोनेशिया के सुबर्णो, घाना के एंटोमा, इन्होंने ये जो आपके इसके संस्थापक देश है गुट निरपेक्ष आंदोलन की परिणति किसके कारण हुई, इन 3 कारणों से हुई कि ये पांचों देश जो है इसमें सहयोग चाहते थे। शीत युद्ध का प्रसार और इसके दायरे में भी जो है देशों को जो है आपके गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया, और अंतरराष्ट्रीय परस्पर बहुत से जो आपके अफ्रीकी नव स्वतंत्र देश थे उनका उदय हुआ, उससे भी जो है आपके गुट निरपेक्षता की नीति का प्रयास किया गया। अब बात आती है कि गुट निरपेक्षता के आंदोलन के पहले जो बैठक हुई, पहला सम्मेलन 1961 में जो आपके काम हुआ था, ये आपके बेलग्रेड में हुआ था, है ना। और इसके 25 सदस्य देश थे। कितने सदस्य देश थे? 25 सदस्य देश थे आपके बेलग्रेड में। जो आंदोलन जो बैठक हुई या सम्मेलन हुआ उसमें
25 सदस्य देश थे। समय गुजरने के साथ साथ इनके सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई और इसका जो है इसका जो है आपके 18वां जो सम्मेलन है 1920 में, 18वां सम्मेलन है 1920 में 18वां सम्मेलन है। अठारहवां सम्मेलन हुआ और ये 18वां सम्मेलन आपके अज़रबैजान में हुआ। इसमें जो आपके सदस्य देशों की संख्या 120 थी। सदस्य देश कितने थे? 120 थे और पर्यवेक्षक थे आपके 17 कौन थे? पर्यवेक्षक है जो आपके इसका पर्यवेक्षण कर रहे थे। पर्यवेक्षक ये 17 थे। ये जो आपके रेलवे आंदोलन के अब तक जो आपके बैठते हैं 17 सम्मेलन हो चुके हैं। 17वां सम्मेलन आपके 2020 में है। 2020 में 1920 से 2020 में 2019 में 2019 में हुआ था आपके 18वां सम्मेलन है। और 18वां सम्मेलन जो आपके 2020 में अज़रबैजान में हुआ और इसके सदस्य देश आपके 120 थे और 17 इसके पर्यवेक्षक थे। ये था आपके इसके बारे में आगे की जानकारी है वो आप अगले अध्याय में करेंगे।